नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों, मैं पल्लवी मैम फिर से आ गई आज आप लोगों के सामने। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्राथमिक चिकित्सा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रोज़ की तरह रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए और शेयर बढ़ाइए, लाइक बढ़ाइए, कमेंट करिए। मैं ये देख रही हूँ कि व्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन जितनी व्यूज़ आ रहे हैं उस हिसाब से उसमें लाइक्स नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ मैं जितने लोग देख रहे हैं मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग लाइक भी करिए, तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। और आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? चिकित्सा हम लोग जानते हैं किसी भी रोगी को या घायल व्यक्ति को सहायता देना जिससे वो स्वस्थ हो सके, ये तो चिकित्सा है। लेकिन प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा ये है कि कोई अचानक से कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी को चोट लग जाती है या बिजली का करंट लग जाता है, वो जल जाता है, झुलस जाता है, या उसे लू लग जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है अचानक से, या गर्मियों के दिन में अचानक से लू लग जाती है। तो उस सिचुएशन में ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि हम लोग तुरंत उसको लेकर डॉक्टर के पास तुरंत पहुँच ही जाए, हमारे पास सुविधा ऐसी हो। तो उससे बचाव के लिए यानी जो होने वाली क्षति है उसको कम किया जा सके या रोगी को तुरंत जो राहत दी जा सके, यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि घटनाग्रस्त व्यक्ति को, जो भी घायल व्यक्ति है या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, उसको चिकित्सक के पास पहुंचने से पूर्व राहत के लिए जो भी उसको सहायता दी जाती है वही हमारी प्राथमिक चिकित्सा होती है। तो प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्राथमिक चिकित्सा के जनक किसको माना जाता है। तो जो प्राथमिक चिकित्सा के जनक माने जाते हैं वो हिप्पोक्रेटस माने जाते हैं। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग ले लें कि जो प्राथमिक चिकित्सा, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस जो है वो हम लोग 12 सितंबर को मनाते हैं। और हर साल 12 सितंबर को प्राथमिक चिकित्सा दिवस जो हम लोगों ने मनाना शुरू किया वो साल 2000 से शुरू किया। और इसको मनाने का जो प्रारंभ किया इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ ने इसको मनाने का प्रारंभ किया। तो प्राथमिक चिकित्सा यानी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले जो तुरंत राहत दी जाती है, यानी दुर्घटनाग्रस्त होने के 1 घंटे तक का जो समय होता है किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए, वो 1 घंटे के समय को गोल्डन आवर कहा जाता है। यानी उस एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अगर 1 घंटे के अंदर कोई भी प्राथमिक चिकित्सकीय सहायता अगर मिल जाती है तो उस व्यक्ति के जान बचने के 50% चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए इस 1 घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है। उसके बाद जब राहत हो जाती है उसके बाद जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमें उस व्यक्ति को डॉक्टर तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, या ये कोशिश करना चाहिए कि डॉक्टर उस व्यक्ति तक पहुंच सके। तो प्राथमिक चिकित्सा में एक और चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वह होती है प्राथमिक चिकित्सा पेटिका। हमें सभी घरों में या व्यवसाय के स्थान पे या जहाँ हम कार्य करते हैं कार्यस्थल पे हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आसपास प्राथमिक चिकित्सा पेटिका यानी फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर रखें। और फर्स्ट एड बॉक्स में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे घाव, चोट लगने पे, कट जाने पे, छिल जाने पे दवा, या जल जाने पे उसके लिए मलहम, या फिर सिर दर्द की गोली, पेट दर्द की गोली, या बुखार के टैबलेट्स, ऐसे जो चीज़ें हैं छोटी मोटी चीज़ें जिसमें तुरंत हम सहायता ले सकें। इसके लिए आप अपने आसपास अगर कोई डॉक्टर हो तो उनके सलाह से एक लिस्ट बनवा लीजिए और उस लिस्ट में जो भी दवाइयाँ हैं उसे आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं।
तुरंत पट्टी हुआ, रुई हुआ, कैंची, डिटॉल, सेवलॉन, बैंडेज, ये सब चीज़ें हम अपने प्राथमिक चिकित्सा में, या अन्य चीज़ें भी हैं, उल्टी की दवा, पेट अगर लूज मोशन हो रहा है उसकी दवा, ऐसी सब चीज़ें हम अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट एड बॉक्स की जो बात हो रही है, तो ये जो फर्स्ट एड बॉक्स या प्राथमिक चिकित्सा पेटिका है, ये तो हम स्वयं से अपने घर पे भी बना सकते हैं, या अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो ये व्यावसायिक तौर से भी आपको फर्स्ट एड बॉक्स किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं। उसमें सभी चीज़ें जो भी प्राथमिक उपचार के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो उसमें रहती हैं। तो जो फर्स्ट एड बॉक्स का व्यावसायिक तौर पे उपलब्ध कराने का जो श्रेय जाता है वो जॉनसन एंड जॉनसन में को जाता है, और इन्होंने 1888 ईस्वी में फर्स्ट एड बॉक्स को व्यावसायिक तौर पे तैयार करके और उपलब्ध कराने का कार्य किया। तो अब हम लोग आ जाते हैं छोटी मोटी चीज़ों पे। जैसे मान लीजिए मैं एक शिक्षिका हूँ, तो हम लोग जब विद्यालय जाते हैं तो जो मुख्य रूप से हम लोग के सामने समस्याएं आती हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगी। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ बच्चे खेलते खेलते चोट लगा लेते हैं या उनको मोच आ जाती है। तो ऐसे इस सिचुएशन में अगर हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स होता है, तो अगर कट गया है, छिल गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत बच्चों को डिटॉल से और रुई की सहायता से उसको, डिटॉल को पानी में डाल के गुनगुने पानी से और रुई की सहायता से, कॉटन की सहायता से उसको साफ़ करते हैं, मलहम लगा देते हैं। पट्टी की ज़रूरत है तो पट्टी करते हैं, बैंडेज की ज़रूरत हो तो बैंडेज करते हैं। इसी तरह अगर मोच आ गई तो हम लोग क्या करते हैं, मोच आ जाए, अगर हल्की फुल्की मोच आई है तब तो आप पुलटिस दे के और मालिश करके उसको आप अपने तरीके से ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर मोच आने में हड्डी सरक गई है तो कभी भी अपने से उसको बैठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो भी आप या तो उसको डॉक्टर के पास ले जाइए, या ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हड्डी बैठाने का काम करते हैं, जानकार व्यक्ति, उसकी सहायता लेनी चाहिए। स्वयं से खुद कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। उस अंग को हिलाने डुलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। या तो अंग अपने शरीर से खिसक गया है या हड्डी टूट गई है तो ऐसी सिचुएशन में कोशिश करना चाहिए कि किसी तख्त से या लकड़ी से उस अंग को बांध के स्थिर कर दिया जाए, ताकि वो ज़्यादा हिले डुले ना, ताकि और स्थिति खराब ना हो। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि कभी कभी ऐसा अक्सर ही होता है, जो स्कूल वगैरह में होंगे वो जानते होंगे कि जब प्रेयर होती है तो प्रेयर की लाइन में अक्सर बच्चों को अंधेरा हो जाता है या चक्कर आ जाता है, वो गिर जाते हैं। तो इसके ये जो बेहोशी आती है, या ज़रूरी नहीं है कि प्रेयर के वक्त ही, दिन भर में कभी भी ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रेयर के वक्त मैं इसलिए कह रही हूँ, ज़्यादातर ये मामले प्रेयर के वक्त इसलिए आते हैं कि सुबह सुबह बच्चे अगर घर से स्कूल आ रहे हैं तो बहुत से बच्चे होते हैं बिना खाए चले आते हैं, या कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं होता है, उन्हें बहुत टेंशन होती है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है, या ज़्यादा देर तक आंखें बंद करके खड़े रहने से भी बच्चों को चक्कर आ जाता है। या इसके अतिरिक्त भी बेहोशी के बहुत से कारण होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा कोई तनाव में है, या पानी कम पीता है, निर्जलीकरण है शरीर में, गर्मियों में पसीना ज़्यादा हो गया, या किसी वजह से अचानक से व्यक्ति डर गया, या खाली पेट रहता है तब, या तेज़ धूप अगर हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में बेहोशी के लक्षण देखे जाते हैं। तो इसके लिए और क्या है, कैसे समझ में आएगा कि हाँ सामने वाले को बेहोशी आ रही है, तो पहले तो अंधेरा जैसा हो जाता है, चक्कर आता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है, कभी कभी उल्टी की भी शिकायत लोग करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जिसको भी ऐसा सिचुएशन, किसी बच्चे को ऐसी दिक्कत महसूस हो रही है, तो पहले उसे एक तरफ ले जाएं, उसे समतल ज़मीन पे या चारपाई पे या डेस्क पे उसको लिटा दें, फिर उसके कपड़े ढीले कर दें, और कोशिश करें कि उसके पास ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। उसे ORS का घोल आप पीने के लिए दे सकते हैं, उसके चेहरे पे पानी का छिड़काव कर सकते हैं,
और जितने जल्दी हो सके चिकित्सकीय सहायता ले सकते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को मिर्गी की भी समस्या होती है। तो कुछ लोगों को अगर मिर्गी की समस्या होती है, उस वजह से उन्हें बेहोशी आ रही है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जूता सूंघाने लगते हैं, गोबर सूंघाने लगते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उस व्यक्ति को सबसे पहले तो उसके कपड़े ढीले करके उसको लिटा देना चाहिए और उसको होश में लाने की कोशिश की जानी चाहिए। उसके चेहरे पे पानी वगैरह छिड़का जा सकता है, लेकिन जूते उते सूंघाने वाला काम नहीं करना चाहिए। और इसके मिर्गी के ऊपर जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मिर्गी दिवस भी मनाया जाता है 17 नवंबर को। फिर इस तरह, ये तो हो गई ये बात। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि सांप, बिच्छू या गोजर या ततैया या बर्रे वगैरह भी काट लेती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर ततैया, बर्रे या छोटे छोटे जो पीले या लाल रंग के होते हैं उड़ते हैं, वो काट लेते हैं तो सूजन हो जाती है, खुजली होती है। तो उसका सबसे अच्छा, और मतलब मैं ऐसा उपाय आपको बता रही हूँ। एक बार मुझे इतनी सारी ततैया ने काट लिया था कि हमारे विद्यालय गर्मियों की छुट्टी में बंद था। उसके बाद हम लोग खुला विद्यालय हम लोग गए, मैंने दरवाज़ा खोला और ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया, बर्रे ने इतना बड़ा छत्ता लगाया हुआ था और वो पूरा मेरे ऊपर गिर गया। इतना काटा उन लोगों ने, मुझे इतना काटा कि मैं क्या बताऊं। लेकिन इसका एक मैं आपको उपाय बता रही हूँ। अगर आपके पास बॉडी स्प्रे है या सेंट है तो आप उसको तुरंत लेके काटे हुए जगह पे उसको छिड़किए। देखिए सूजन भी नहीं होगी, दर्द भी नहीं होगा। हल्का फुल्का सूजन हो सकता है, लेकिन उससे बहुत मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये प्राथमिक चिकित्सा के तौर पे आप इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप डॉक्टरी सहायता लेना चाहें तो लीजिए। उसी तरह बिच्छू वगैरह अगर काटती है तो उस जहाँ पे बिच्छू ने आपको डंक मारा है उसके ऊपरी स्थान पे आप पहले तो उसको बांधिए। उसके बाद जितने जल्दी हो सके डॉक्टर से संपर्क करिए। सांप काटता है तो भी ऐसी ही सिचुएशन होती है। तो सांप काटता है तो कटे हुए स्थान पे पहले तो सूजन होगा और आपके त्वचा का रंग है वो बैंगनी होने लगेगा, बेहोशी आने लगेगी, निद्रा आने लगेगी। तो अगर किसी को सांप ने काट दिया, अगर वो सोना चाह रहा है तो उसको कभी सोने नहीं देना चाहिए। उस जहाँ भी काटे हुए स्थान के थोड़े ऊपर हल्के किसी चीज़ से बांध देना चाहिए। कोशिश करें कि ब्लेड साफ हो, तेज ब्लेड से काट के वहाँ से खून निकालने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ पिक्चर वगैरह में लोग दिखाते हैं कि सांप काट दिया और कोई चूस रहा है, तो ऐसी गलती तो कभी नहीं करनी चाहिए। वो आदमी बचेगा कि नहीं, आप ज़रूर मर जाएंगे। तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। हाँ, उसको आप वहाँ पे नए तेज धार के ब्लेड से चीरा लगा के वहाँ से ब्लड निकाल सकते हैं। और झाड़ फूँक के चक्कर में तो जरा एकदम नहीं पड़ना चाहिए। जितना जल्दी हो सके आप तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाइए। उसी तरह से हड्डी टूटने पे मैंने बताया कि जब हड्डी टूटती है तो उस अंग को हिलाने डुलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हड्डी टूट के फाड़ के बाहर आ जाती है तो ब्लडिंग भी होने लगती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मतलब उस ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। किसी तख्ती पे या किसी बड़े डंडे से उस अंग को हल्के से बांध देना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा हिले डुले नहीं। और भी समस्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी घर में बिजली या करंट दौड़ जाता है, ऐसा भी होता है। तो बिजली से तो बचने के लिए सबसे अच्छा ये है कि कभी भी भीगे हुए हाथ से किसी भी प्लग या स्विच को आप न छुएं। अगर किसी वजह से आपके पूरे घर में बिजली फैल गई है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप बिस्तर से नीचे न उतरें। अगर आप उतर रहे हैं, अगर आपके पास रबड़ की सूखी चप्पल है उसको पहन के आप जा सकते हैं। अगर किसी को करंट ने पकड़ लिया है, बिजली ने पकड़ लिया या स्विच ने पकड़ लिया तो कभी भी डायरेक्ट जाके उस आदमी को नहीं छूना चाहिए। कोशिश करना चाहिए लाठी या डंडे से जहाँ से उस टच में है वहाँ पे मार के उसको छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। या उसके ऊपर आप कोई कपड़ा या कंबल डाल के तब उसको खींच सकते हैं। लेकिन हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि आपका हाथ गीला नहीं होना चाहिए या जो कपड़ा या कंबल आप उसे डाल के खींच रहे हैं वो भीगा हुआ नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले तो आपको मेन स्विच, अगर जहाँ से भी अगर बिजली जिस घर में हो गया है तो सबसे पहले मेन स्विच से पूरी बिजली के कनेक्शन को काट देना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन है कि डायरेक्ट तार है, तार का कनेक्शन है आपके यहाँ, तो सबसे पहले जो मेन सप्लाई है जहाँ से, वहाँ से तार आप निकाल दीजिए। और उसके बाद और जितनी जल्दी हो सके
जो झुलसा हुआ है बिजली से इंसान, उसको आप जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास ले जाइए। उसी तरह से अगर कोई जल गया है तो कोई जल गया है, थोड़ा जला है या ज़्यादा जला है, अगर आप जल गए हैं या कोई जल गया है तो उसके ऊपर पानी डालने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। उस अमोनिया के घोल से उसको आप धो सकते हैं या आप अन्य डॉक्टरी सहायता ले सकते हैं कि हाँ ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, लेकिन पानी से कभी धुलने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो और भी मैं इस टॉपिक पे और भी मैं करूँगी सर्च और उसको पढ़ूँगी, और इसके बारे में और भी अगर विस्तार से कुछ मुझे लगेगा कि हाँ इस टॉपिक पे मुझे और वीडियो बनाना चाहिए तो मैं और वीडियो भी इस टॉपिक पे लेके आऊँगी। और मैं आशा कर रही हूँ कि ये टॉपिक आप लोग को पसंद आया होगा, आप लोग को यूज़फुल लगा होगा। तो आप लोग इसको देखिए और लाभ उठाइए, और प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अच्छे कमेंट करिए। बेकार के फालतू कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसा कमेंट करिए जिससे मेरा उत्साह बढ़े या कोई मुझे आइडिया मिले, या मेरा और जितने व्यूज़ आ रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ देखिए और साथ में लाइक भी करिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े। इसी के साथ प्रणाम।